अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। एक तो हमने फैसला किया है कि एक दो हफ्ते में रख लेंगे। दूसरा, बहुत माजरत, हसन चीमा आज भी नहीं है। आज उसका कोई कसूर नहीं, वो वापस आ चुका है पाकिस्तान। लेकिन हमने फ्राइडे के बजाय थर्सडे को शूट शिफ्ट कर दी, तो वो उसमें ज़रा समझ नहीं आई किसी को भी कि हुआ क्या है। अच्छा, तो उसामा, हाँ जी, सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल। ख़वातीन का एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा था। हाँ जी, और मुझे लगता है कि ख़वातीन का जो ध्यान है ना, वो खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा है और संजीदा चीज़ों पे उनका गौर नहीं है। हुँ, इसीलिए वो उसको बदल दिया है और अब मीना बाज़ार हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन तो आप सराहते हैं इस कदम को? नहीं, ये तो एक बहुत ही बैकवर्ड थिंकिंग वाला इक़दाम होगा क्योंकि जो खेल हैं, जितनी भी दुनिया की तहकीक अगर आप देख लें, जो पिछले कुछ अरसे में रिसर्च हुई है, उसमें यही बताया गया है कि खेल जो है वो सेहत के लिए भी, सोशल, कल्चरल, हर लिहाज से, एजुकेशन, हर लिहाज से जो है वो बेशक बड़े हों या बच्चे हों, स्पेशली जो नौजवान हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसलिए अगर इस तरह का जो स्टेप लिया गया है तो वो उसकी तो हमें मज़म्मत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हों। वही पाकिस्तान में जिस तरह प्रॉब्लम है कि हम नॉन इश्यूज़ को जो है इशू बना देते हैं और जो इश्यूज़ असल हैं उनको डील नहीं करते। तो ये भी एक नॉन इशू है, काफ़ी अरसे से ये हर साल होता है जहाँ पे लोकल जो वहाँ की ख़वातीन हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स और जो भी बिज़नेस उनको लेके आती हैं, और इसके साथ ही जो टीन एज स्कूल एज गर्ल्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स का एहतमाम होता है जो कि ऑल वुमेन होता है। तो उस पे तो किसी को वैसे भी एतराज़ वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को एतराज़ है तो वो गलत है, क्योंकि जो स्टैट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि पाकिस्तान में जो 45% से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है जब वो 40 साल से उनकी उम्र ज़ायद हो जाती है। तो उसको कर्ब करने का जो एक सबसे आसान तरीका है वो यही है कि जो टीनेज गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि स्पोर्ट्स से जो है आपकी जो बॉडी की जो फिज़ीक है वो इस तरह हार्डन हो जाती है कि आपकी जो उनकी ड्यूरेशन है ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए, और इसी तरह जो एजुकेशन है उस पर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज़ रिसर्च कहती है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप मैथ्स और साइंस में ऑटोमेटिकली जो है बेहतर हो जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी अगर इस तरह का कोई है। और आई एम ग्लैड कि मैंने कल और आज भी जो तस्वीर देखी हैं उसमें वो उन्होंने सिर्फ उसका नाम बदला है, लेकिन जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनमें उसी तरह शिरकत हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा, यार, पनामा हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल, पनामा फिर खबरों में है। उसकी बिल्कुल, वजह ये है कि पनामा सिटी में पाकिस्तान गया है बेसबॉल क्वालिफायर्स के लिए। बिल्कुल। तो क्या बना? वो पाकिस्तान दुनिया की 23वीं रैंक्ड टीम है इस वक़्त बेसबॉल में। अच्छा, वैसे आपस की बात है, नॉट बैड। बिल्कुल, बहुत अच्छी। मैं भी जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे काफ़ी इस पे खुशी भी हुई और थोड़ी हैरानगी भी हुई कि 200 से ज़ायद ममालिक हैं दुनिया में और उसमें 23वें नंबर पे होना एक स्पोर्ट जो कि इतना कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, तो उसके लिए तो बहुत उनको मुबारकबाद और कूडोज़। तो पाकिस्तान जो है 2023 मार्च में वर्ल्ड बेसबॉल लीग होनी है, तो उसके ये क्वालिफायर्स थे जो पनामा में हुए हैं पिछले हफ़्ते, और पाकिस्तान जो है उसमें पार्ट ले रहा था। पाकिस्तान का अर्जेंटीना से और निकरागुआ से मैच था। अर्जेंटीना के साथ जो पाकिस्तान का मैच था वो पाकिस्तान 7-4 के मार्जिन से हार गया, और जो निकरागुआ के साथ मैच था वो पाकिस्तान 12-0 के मार्जिन से हार गया। तो इसमें हम जो है उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब 2016 में ये ब्रुकलिन में जब यही क्वालिफायर्स खेलने गए थे तो तब जो पाकिस्तान का कंबाइंड रिज़ल्ट था जित सारे मैचेस में वो 24-0 था। तो उससे तो डेफिनेटली जो है इसमें इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि तब भी जो है पाकिस्तान जो अंडरडॉग्स की सबसे फेवरेट टीम इसको शुमार किया गया था, यानी जो फैंस थे उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ थी, क्योंकि उस जो टीम थी उसमें जितने खिलाड़ी थे वो सब पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तान में पले बड़े थे, और उन्होंने जो बेसबॉल जितनी भी बेसबॉल खेली थी वो पाकिस्तान में खेली थी, यानी क्रिकेट से आगे थे या कोई और
इस तरह की जो बॉलिंग करते थे या बैटिंग करते थे, तो उन्होंने वो बेसबॉल स्पोर्ट में आ गए। तो इस लिहाज से उस रिज़ल्ट से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और इसमें हमें स्पेशल जो है क्रेडिट वो देना चाहिए जो सैयद खावर शाह, जो बेसिकली जिन्होंने पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन को जो है वो फाउंड किया था 92 में। उनके जो बेटे हैं सैयद फ़खर अली शाह, उन्होंने बेसिकली जो है अभी आजकल वो मैनेज भी कर रहे हैं टीम को, और जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी अरसे से जो है बड़ी इसमें मेहनत भी करते रहे हैं, वो फॉर्मर खिलाड़ी भी रहे हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पे बेसबॉल का जो है किसी न किसी तरह से जो खेल है वो बढ़ता भी रहे और उसमें कोई बेहतर कारकर्दगी हो। तो अब जो इन्होंने थोड़ी बेहतरी की है कि जो अमरीकी नजात पाकिस्तानी हैं उनको कहा है कि वो जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बेसबॉल खेलते हैं, तो वो अगर पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो दे आर मोर देन वेलकम टू। और इसी तरह जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको भी कहा गया है। तो अभी पिछले कुछ अरसे में जो इम्प्रूवमेंट हुई है टीम में वो ये इसी बिना पे है कि इस तरह के कुछ उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है वो टीम में आए हैं, तो उससे काफ़ी जो है बेहतरी हुई है। मतलब इनमें कुछ ऐसे भी थे जो उभर नहीं रहे थे, वो जो मुरझा चुके थे लेकिन अमेरिकन थे, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे, उनको ये ले बिल्कुल आए। बिल्कुल अच्छा, इसी तरह जो ये फ़खर साहब हैं, ये जब खुद खेलते थे बिल्कुल तो ये पिचर या वो हिटर नहीं थे? नहीं नहीं बिल्कुल। इन्होंने, क्योंकि इनके वालिद साहब ने फेडरेशन बनाई थी और ये उनके साथ ही जो टीम की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की जो रिक्रूटमेंट है उसका पार्ट थे, तो इस लिहाज से इन्होंने ये खुद डिसीजन लिया था कि जो पाकिस्तान में एक बड़ी आपको डिफरेंट मिसाल मिलेगी कि नेपोटिज्म कहीं से ना नज़र आए। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम पिचर रहें या हम बैटिंग करें, तो इन्होंने कहा कि मैं उसकी बजाय कैचर बनूंगा, जो कि लोग नहीं पसंद करते, बिकॉज उसमें सिर्फ आपने फील्ड में भाग के कैच पकड़ने होते हैं या गेंद आपके पास आने का बहुत कम चांस होता है। तो इस लिहाज से इन्होंने किया। और जो उनकी भी जो एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की जब भी बात होगी तो वही है कि फंड्स की जो कमी है वो इनको भी मसला है, क्योंकि ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं, तो इसलिए वो उन्होंने अपना जो रोज़ी रोटी है वो तो किसी न तरीके से कमानी है या अपना घर का काम चलाना है, तो इसलिए वो फिर मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह जब जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो मशीन लेनी होती है जिससे, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो पिचर्स हैं उनकी जो औसतन स्पीड है वो 85 माइल्स पर आवर के करीब है, लेकिन जो दुनिया के अच्छे पिचर्स हैं उनकी 90 प्लस होती है या 100 के करीब होती है। तो उसके लिए जो बॉलिंग मशीन है वो $30,000 की आती है। तो जब आपके पास अपने चलाने के लिए, क्योंकि या तो ये किट्स के लिए पैसे अरेंज कर लें या जो उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको कर लें या वो ये कर लें, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। पर वो ख्वाहिश इस उनको उम्मीद है कि जब अगली दफ़ा क्वालिफायर होंगे तो पाकिस्तान उन टॉप 20 टीम्स में शामिल होगा जो कि फाइनल राउंड खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल में आजकल वो रिक्रूट भी करने के चक्कर बिल्कुल में हैं बिल्कुल बच्चे जो कि अच्छा फेंक सकते हैं, जो कि अच्छा मार सकते हैं, बिल्कुल और आप इसको ज़रूर कंसिडर करें, जाके ट्रायल ज़रूर दें। उसकी वजह ये है कि ये अगर आप वाकई अच्छे हैं तो इससे आपकी कॉलेज की फ़ीस का बंदोबस्त हो सकता है अमेरिका में। और इसके अलावा मैं फ़खर साहब को एक और ऑफ़र देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगली दफ़ा जब भी ये खेलने जाएँ तो मुझे साथ ले जाएँ फॉर कवरेज, और आपको मेरा ख़र्चा नहीं उठाना पड़ेगा, मैं अपना ख़र्चा खुद उठाऊँगा। और इनका ट्विटर पेज है पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के नाम से, वहाँ पे आप उनको डीएम भी कर सकते हैं पूछने के लिए कि क्या तरीक़ेकार है, अगर आप जो है, क्योंकि वो आजकल जिस तरह अली ने कहा कि स्पेसिफिकली 10 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक लोगों की तलाश में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक उदास कर देने वाला वाक़या हुआ पिछले हफ्ते से अभी तक में। अनोखी साहब जो हैं वो इंतकाल फरमा गए, बिल्कुल और वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त उनको कवरेज मिली, बिल्कुल लेकिन कई बच्चे मैंने देखा हैरान भी थे कि ये कौन हैं और इनको पाकिस्तान इतना क्यों श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। बिल्कुल तो वो ज़रूर बताएं। क्योंकि अनोखी बेसिकली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के एक एथलीट थे, क्योंकि जापानीज़ इज़ एसोसिएटेड विद वो ब्रूस ली भी फिल्में ज़्यादातर लोगों ने देखी हैं, और जो इस तरह का सारा जुडो कराटे एंड
ऑल दीज थिंग्स। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में जो अगर कोई आप सही तौर पे कह सकते हैं कि कोई जो उसका पायनियर्स में से था तो वो अनोखी था। और इनका जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ था वो ये था कि ये यहाँ पे 1970 की जो दिहाई है उसमें यहाँ पे ये पाकिस्तान क्योंकि रेसलिंग की दुनिया में हमेशा से ट्रेडिशनली बहुत जाना माना नाम रहा है। तो ये पाकिस्तान के जो पहलवान थे, अकरम पहलवान और झारा पहलवान, उनके साथ इनकी लड़ाई कुश्ती हुई थी जो कि बड़ी मशहूर थी। और ये अपने तर्ज का एक बड़ा अनोखा इवेंट इस लिहाज से था कि ये ना कुश्ती थी और ना मिक्स मार्शल आर्ट्स था, ये यानी ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। तो इसके जो रूल्स थे वो डिफरेंट बनाए गए। तो 1976 में जो है अकरम पहलवान जो है उनकी कुश्ती हुई थी जिसमें अनोखी ने इनको शिकस्त दी थी। तो और ये इस वजह से भी था कि अनोखी बिल्कुल मुख्तलिफ थे, उनको देखा हुआ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उनको पहले ही चंद मिनटों में जो है बिल्कुल हरा दिया था। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि शराज हसन और हसनैन जमाल ने बड़े तफसीली आर्टिकल्स लिखे हैं अनोखी के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हैं। और उसमें जो एक चीज़ मेरे लिए थी वो ये थी कि अकरम ख़ास तौर पे पहलवान, बिल्कुल उनको वो उनकी उम्र हो चुकी थी बहुत ज़्यादा बिल्कुल जब ये आए, बिल्कुल और वो तकरीबन रिटायरमेंट फेज़ में थे। उनको शायद ये बताया गया, या कम से कम उन्होंने ये बाद में कहा कि मुझे कहा गया था कि ये इसको एग्जीबिशन मैच समझो। बिल्कुल और जब वो अखाड़े में उतरे तो अनोखी काफी सीरियस थे बिल्कुल और उन्होंने उनको हरा दिया। बिल्कुल लेकिन बाद में फिर झारे से बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन 9 साल बाद शायद, नहीं अच्छा अच्छा, ओके, 3-4 साल फिर जब अनोखी आए तो झारे से वो हार गए। बिल्कुल। और वो यही था कि झारे ने जो है उनकी जो भी टेक्निक्स और जो वीकनेसेस थी उन सब पे काम कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने उनको और वो यंग थे, यंग थे बिल्कुल, तो इसलिए। तो एक और जो अनोखी की सबसे जो मशहूर फाइट है जिसकी वजह से दुनिया में भी शायद आज जो MMA और UFC जो स्पोर्ट है जिसको इतनी अमेरिका और इस तरह के जो ममालिक जो उनके साथ उनको बेसिकली एक्सपोजर मिला था, वो था मोहम्मद अली वर्सेस अनोखी जो 1976 में फ़ाइट हुई थी। ये भी यानी बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों के रूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ाइट हुई थी, 15 राउंड की ये फ़ाइट थी। और इसमें ऑल्दो जो अनोखी हैं उन्होंने डोमिनेट किया था ज़्यादा देर तक, क्योंकि जो थोड़ा एक कहा जाता है, जो क्रिटिक्स लिखते हैं कि इसमें ये रूल तय हुआ था कि ये लेट के या जो नीचे रह के कोई हम वो दाव पेच नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो मोहम्मद अली की टांगों को जो है ज़्यादा वो फोकस किया था। असल में उसमें भी मैंने जो पढ़ा है वो यही हुआ था कि क्योंकि सबके लिए एक इतना नया फॉर्मेट था बिल्कुल कि जो रूल्स बनाने वाले थे उन्होंने शायद उनका ख्याल ही नहीं किया कि होगा क्या। बिल्कुल। और मोहम्मद अली चाहते थे कि वो खड़े हों और लड़ें, बिल्कुल वो जमीन पे लेट के टांगे मारते जा रहे थे, और मोहम्मद अली ये सोच रहे थे कि मैं जमीन पे जाऊं या ना जाऊं। और इस कोशिश में, और मोहम्मद अली ने भी बाद में यही कहा बिल्कुल कि अगर मुझे पता होता कि ये इतनी सीरियस फाइट है, मैं यही सोच रहा था कि ये एग्जीबिशन बिल्कुल है, ऐसे मनी है, रेज करनी ऐसे है। है। मोहम्मद अली की तलाक हो रही थी, सारे पैसे बिल्कुल बीवी लेके जा रही थी। यहाँ उसको पता लगा कि अच्छा 50-60 लाख डॉलर व्हाटएवर अमाउंट जो उस वक्त बहुत बड़ी थी, और उसने हाँ कर दी। बिल्कुल ऐसे अच्छा, वो उसमें फिर एंड में ये हुआ कि उनको कुछ पत्नी कितने दिन सोजन नहीं गई टांगों की। बिल्कुल और लेकिन अच्छा, फिर अनोखी ने भी ये कहा कि जी मैं तो अगर मैं खड़ा हो जाता और मैं मोहम्मद अली का मुक्का खा लेता तो उसके बाद तो फाइट ही खत्म हो जाती। बिल्कुल तो मैंने तो उस वक्त मेरे लिए हार जीत बहुत बड़ा मसला था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बाद में इन दोनों की इतनी दोस्ती हो गई बिल्कुल कि ये एक दूसरे की फाइट्स पे जाते होते थे। और स्पेशली ऑडियंस आखिरी जब बीमारी के दिनों में अनोखी स्पेशल अमेरिका गए थे, मोहम्मद अली के जो फंड रेजर उनकी जो पार्किंसन डिजीज़ और उसके लिए, तो यानी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और प्रॉबली मोहम्मद अली का ही शायद इन्फ्लुएंस था कि इन्होंने बाद में जो इस्लाम भी कबूल किया था इन द लेट 80s। और अनोखी वैसे भी पाकिस्तान के एक तरह से एम्बेसडर बन गए थे, बहुत चक्कर यहाँ लगाते होते थे, वहाँ पे पाकिस्तान का बड़ा जिक्र करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंटली ये 2010-11 में जब यहाँ पे वो यूथ फेस्टिवल हुआ था तब भी इन्हें बुलाया गया था और बड़ा वो इज्जत और उससे किया गया था। और अभी पिछले दिनों भी जब इनकी वफात हुई है तो सब लोगों ने अच्छे अल्फाज में इनका या
याद की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया पाकिस्तान या पाकिस्तान से मिलते जुलते या किसी तरह ताल्लुक़ रखने वाली स्पोर्ट्स का। अब हम चलते हैं F1 सिंगापुर बिल्कुल। ग्रैंड प्री क्या हो रहा है? इस दफ़ा जो जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा कि मैक्स वर्स्टैपन के पास मौका था कि वो जो चैम्पियनशिप टाइटल है वो जीत जाएं, लेकिन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। और क्योंकि जो वीकेंड था वहाँ पे सिंगापुर का जो मौसम था वो काफ़ी थंडर स्टॉर्म्स और इस तरह का मौसम था, जिसकी वजह से जो क्वालिफाइंग सैटरडे को थी उससे सेशन से पहले भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैक जो है बिल्कुल गीला हो गया था। तो जब गीला ट्रैक होता है तो वो जो गाड़ियों का एडवांटेज होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उस वजह से कभी भी जो गाड़ी है वो फर्स्ट सेकंड आ सकती है, बजाय निस्बतन के अगर उसकी स्पीड थोड़ी कम भी है, क्योंकि वो ग्रिप मुश्किल होती है, ओवर स्टेयर हो रहा होता है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्वालिफाइंग सेशन काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि जो टॉप 3 फिनिशर्स थे उनका जो डिफरेंस था वो सिर्फ 0.05 सेकंड का था। यानी सिर्फ 0.05 सेकंड के डिफरेंस से जो है वो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड प्लेसेस थी उसमें था। मैक्स वर्स्टैपन के साथ जो प्रॉब्लम हुआ कि ये अपना फाइनल जो लैप था क्वालिफाइंग का वो लगा रहे थे, लेकिन FIA का एक रूल है कि आपने जब आप क्वालिफाइंग कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 लीटर का जो पेट्रोल है उसका सैंपल आपने उनको देना होता है, ताकि वो चेक कर सकें कि कोई फ्यूल आपने डिफरेंट तो नहीं यूज़ किया या कोई। तो उनका वो जो फ्यूल था वो उससे कम रह गया था, तो इसलिए इनको अपना जो फाइनल फ्लाइंग लैप था उसको क्विट करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी 8वीं पोजीशन आई क्वालिफाइंग में। तो इनको पीछे से स्टार्ट करना पड़ा। फिर इस तरह रेस डे पे जो है भी इसी तरह के कंडीशंस थे, और 2 घंटे तो रेस जो है वो उनको डिले करना पड़ा, क्योंकि ट्रैक बिल्कुल ही अनड्राइवेबल था। तो जब रेस भी स्टार्ट हुई तो मैक्स वर्स्टैपन जो है वो 8वीं से 12वीं पोजीशन पे चले गए, क्योंकि उनका स्टार्ट ज़रा अच्छा नहीं था और सारी रेस में जो है वो स्ट्रगल करते रहे। और इसी तरह जो सर्जियो पेरेज हैं वो सेकंड नंबर पे थे और उन्होंने जो है वो रेस जीत ली। चार्ल्स लेक्लेयर जो मैक्स वर्स्टैपन के कंपैटिटर हैं वो सेकंड आए, ऑल्दो वो उम्मीद कर रहे थे कि वो फर्स्ट आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही पोल पोजीशन ली थी क्वालिफाइंग में, तो उनके लिए ज़रा मायूस कुन रेस थी। लुइस हैमिल्टन भी अपने आप को काफ़ी अनलकी समझेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइंग में तीसरे नंबर पे थे, लेकिन रेस जो है उन्होंने 9वें नंबर पे एंड की। तो इसलिए काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग वीकेंड था रेस वाइज, क्योंकि बारिश की वजह से जो कंडीशन थे वो बहुत मज़े के हो गए थे। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग मेरे लिए नई चीज़ थी कि आपको सैंपल देना होता है लैब के एंड पे बिल्कुल अपने फ्यूल का। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह जब घोड़ा जीत जाता है तो बिल्कुल जॉकी का दोबारा वेट बिल्कुल होता है और उसने जो बिल्कुल वेट दिया होता है बिल्कुल रेस से पहले, बिल्कुल अगर उसमें और जो रेस के एंड पे 2 किलो से ज़्यादा का फ़र्क बिल्कुल निकले बिल्कुल तो वो उसको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर बिल्कुल दिया जाता है। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि गाड़ी का भी और जो आप ड्राइवर है उनका आफ्टर द रेस और क्वालिफाइंग वो वेट और सारा चेक होता है। वाह! अच्छा, अब ये ग्रैंड प्री जो है ये जापान भी जा रही है बिल्कुल और वहाँ पे जो ट्रैक है उसका नाम है सुजुका। बिल्कुल डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद सुजुकी? यस, बिकॉज वो सुजुकी जो है इट्स जापान की सबसे जायंट है। तो क्योंकि जो होंडा है वो जो रेड बुल टीम है उसकी पार्टनर है, क्योंकि जो रेड बुल गाड़ी को जो इंजन सप्लाई करते हैं वो होंडा है। तो इस वजह से जो ट्रैक है वो सुजुकी के नाम से जो है जाना जाता है। और काफ़ी यानी ये भी इंटरेस्टिंग ट्रैक इसको समझा जाता है। और यहाँ पे भी कोविड की वजह से, क्योंकि काफ़ी अर्सा लॉकडाउन्स और वो रहे थे, तो अब 3-4 साल बाद दोबारा जापान जो है वो F1 जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चैंपियंस लीग में क्या हो रहा है? चैम्पियंस लीग में इस हफ्ते जो सबसे इंटरेस्टिंग थी कि इंटर मिलान ने बार्सिलोना को शिकस्त दे दी। और बार्सिलोना क्योंकि पिछले जो इनका मैच था बायर्न म्यूनिख से उसमें भी ये 2-0 से शिकस्त खा गई और अब इंटर मिलान से भी शिकस्त खा गई हैं, तो यानी ये 2 बैक टू बैक डिफीट्स हो गई हैं। तो इस वजह से इनकी जो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन है उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। ऑल्दो इनकी होम गेम्स रहती हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान, लेकिन इट विल बी अ टफ जॉब फॉर देम कि वो कैसे अगले राउंड तक जाती हैं। और उसमें क्योंकि जिस तरह हमने पहले बार्सिलोना की बात की थी पिछले प्रोग्रामों में
कि उनकी वो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम ओल्ड साइड टू अ यंग साइड, और उसमें सारे वो स्ट्रैटेजी उनकी नए तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली उसकी वजह से उनको थोड़ा एडजस्ट होने में जो है वो टाइम लग रहा है। इसके अलावा बाकी जो थे उसमें एक्सपेक्टेड जैसे था कि मैड्रिड भी अपने मैच जीत गया, मैनचेस्टर सिटी भी अपना मैच जीत गया, तो कोई ऐसा मेजर अपसेट नहीं हुआ इसके अलावा। वो सिटी और मैन्यू का मैच सुना है बहुत। हाँ, वो प्रीमियर लीग में अच्छा मैच था, लाइक अच्छा तो नहीं था एज अ मैन्यू फैन, बिकॉज मैनचेस्टर जो सिटी है उसने 6-3 के मार्जिन से हराया है, और इन्होंने पहले हाफ में ही 4-0 का डिफरेंस डाल दिया था, तो एक्सपेक्टेड था, पर इतना बुरा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी बुरी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जब से एरिक टेन हाग ने चार्ज संभाला है तो बैक टू बैक विन्स थी, तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैन्यू बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन जो सिटी है वो इतनी डोमिनेंट फुटबॉल इस वक्त खेल रही है कि आप जो मर्जी कर लें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप देम। अच्छा, प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है? प्रीमियर लीग में इस हफ्ते आर्सेनल और लिवरपूल का मैच है, तो उसमें तो कल गा दो। उसमें मेरे ख्याल से आर्सेनल जो है वो 2-1 जीत जाएगी, क्योंकि टॉटनम के अगेंस्ट इनका जो मैच था वो इन्होंने, हम समझ रहे थे क्लोज मैच होगा, पर इन्होंने 3-1 कंफर्टेबली जीत लिया। स्पेशली दूसरा हाफ तो कंप्लीट डोमिनेट किया आर्सेनल ने। तो लिवरपूल के अपने मसले चल रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ब्राइटन के अगेंस्ट जो इनका वीकेंड पे मैच था वो 3-3 से ड्रॉ हुआ है, और एनफील्ड पे लिवरपूल 3 गोल कंसीड करे, विच इज़ समथिंग वेरी अननोन इन द पास्ट फ्यू सीजन्स। सो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आर्सेनल जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। Welcome. और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और आपको मज़ीद ख़बरें बताएंगे और मज़ीद टेवे भी लगाएंगे, इसलिए आपने हमारा शो नहीं मिस करना। खुदा हाफिज़।